हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बिल्कुल अच्छे से होंगे और नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी भी कर रहे होंगे। अब आपको इस तरफ में सपोर्ट करने के लिए पूरे डिटेल्ड वीडियो की सीरीज आपके सामने लेके आया हूं। और ये जो डिटेल्ड वीडियो की सीरीज है, इसके बाहर से बेटा कुछ नहीं आएगा। इतना ही अगर आप पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट है, क्योंकि ये पूरा सिलेबस मैं इसमें कवर कर रहा हूं। प्योर टीचिंग पर बेस्ड है, बिना आपका समय वेस्ट किए हुए। तो आप इसको फॉलो करेंगे तो इतने में आपके फिजिक्स में पूरे मार्क्स आ जाने वाले हैं। इस कड़ी में आज हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 14 पर, जो कि है थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन एंड केटीजी यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसकी चर्चा करेंगे। इसके पहले के पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं, जो देखने चाहिए क्योंकि सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आता है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में यहां पर लिंक लगा दूंगा, जहां पर आप क्लिक करके लाइन से पार्ट्स को देख सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आपको आसान भाषा में समझ में आए और वीडियो लेक्चर देखने के बाद न्यूमेरिकल्स निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट, जहां पर मैं आपके लिए टॉप क्वालिटी कंटेंट नीट के लिए लेके आता रहता हूं। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये रही शुरुआत, चैप्टर 14 थर्मल एक्सपेंशन एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इस पूरे चैप्टर को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट 1, जिसमें बात करेंगे टेम्परेचर की, स्केल ऑफ टेम्परेचर, थर्मोमीटर्स, थर्मल एक्सपेंशन, टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा, ये जो सीरीज है ये 0 टू हीरो टाइप की सीरीज है। मतलब अगर आपको बेसिक्स नहीं भी पता है तो भी इनको फॉलो करेंगे तो जबरदस्त तरीके से चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि आसान भाषा का इस्तेमाल किया गया है। यहां मैं जो पढ़ाता हूं, कई बच्चे कहते हैं कि इसका पीडीएफ सर उनको मिल जाए तो पढ़ाई काफी आसान हो जाएगी। तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहां पर पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, उसको लेकर आप पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए अरविंद एकेडमी ऐप है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसको क्लिक करके डाउनलोड करें। स्टोर सेक्शन में देखें, आपको कई ऐसे मटेरियल मिलेंगे जो नीट में सिलेक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, और आपके डॉक्टर बनने का सपना वो पूरा करा देंगे अगर आप उसको बेहतर ढंग से यूज करते हैं। तो आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और स्टोर सेक्शन को चेकआउट कीजिए। आज की बात शुरू करते हैं, जो कि जिस वजह से ये वीडियो बनाया जा रहा है। बात शुरू होती है बेटा क्या, इंट्रोडक्शन की। जो थर्मोमेट्री है, शुरुआत करें, वो क्या होती है, फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है। तो जिस ब्रांच में हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं, टेम्परेचर को नापते हैं, उसको हम थर्मोमेट्री बोलते हैं। ये बहुत ही छोटी और सरल बात है। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर जहां करेंगे उस ब्रांच को हम बोलेंगे थर्मोमेट्री। अब दूसरी बात आगे करते हैं कि नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि किसी भी बॉडी को अगर हम हीट अप करते हैं तो वो एक्सपैंड होती है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है। लेकिन कुछ ऐसी खास एक्सेप्शंस होते हैं जहां पे इसका उल्टा होता है। जैसे वाटर की बात कर लें, 0 से 4 डिग्री के बीच में, अगर इसको 0 टू 4 डिग्री के बीच में हम गर्म 0 से 4 डिग्री ले जाएं, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि इसका वॉल्यूम एक्सपैंड नहीं करता, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। इसी तरह एक एक्सेप्शन है सिल्वर आयोडाइड। 80 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब इसका टेम्परेचर आप राइज करते हैं तो इसका भी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। नॉर्मली तो बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन ये थोड़ा उल्टा चलते हैं इस टेम्परेचर रेंज के अंदर। तो ये बातें भी दिमाग में रहनी चाहिए। और जो टेम्परेचर को बढ़ाने पर जो एक्सपेंशन होता है, लेंथ में वॉल्यूम में पढ़ेंगे आज हम लोग, उसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस। तो इस चैप्टर का ये दूसरा टॉपिक हो गया, थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस। और फिर अगली बात हो जाती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी शॉर्ट में बोलते हैं। ये क्या करती है, जो मैक्रोस्कोपिक फीचर हैं गैसेस के, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, उसको लिंक कर देती है माइक्रोस्कोपिक फीचर से। वेलोसिटी है और स्पीड है, इन सब चीजों से हम दोनों को रिलेट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर की रूपरेखा है। बात अपनी टेम्परेचर के ऊपर लेके आते हैं। शुरुआत तो यहीं से होती है कि भाई टेम्परेचर क्या होती है, क्या होता है। तो टेम्परेचर है डिग्री ऑफ कोल्डनेस या हॉटनेस। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसको हम बोलेंगे ये हॉट है, और जिसका टेम्परेचर कम होगा उसको हम बोलेंगे ये कोल्ड है। इतनी सी बात है, लेकिन बात बतानी जरूरी है क्योंकि समझना जरूरी है। अब इस टेम्परेचर को नापें कैसे? भाई टेम्परेचर
आप कह रहे हैं ना, ज्यादा टेम्परेचर तो हॉट, कम टेम्परेचर तो कोल्ड। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर कैसा होगा? तो हमारे पास मेजरमेंट के कई तरीके हैं, और मेजरमेंट हम लोग थर्मोमीटर से करते हैं। तो यहां पर अभी दिखेगा कि थर्मोमीटर्स आ जाएंगे जिनसे हम मेजरमेंट करते हैं। उसमें मेजरिंग टेक्निक क्या इस्तेमाल होती है? नॉर्मली जितने भी मेजर करने के लिए जो जो हमारे स्केल ऑफ टेम्परेचर है, वो एक ही तरीके से काम करता है। यानी एक उसका होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट, एक पॉइंट होता है यूएफपी, अपर फिक्स्ड पॉइंट, और एक होता है उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और इसकी दो मार्किंग के बीच में हम इक्वल डिविजन्स कर देते हैं। नॉर्मली ये जो अपर फिक्स पॉइंट होता है, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, और इसी तरीके से यहां पे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 1 एटमॉस्फेयर पे नॉर्मली, जनरली। लेकिन ये दो चीजें पकड़ी जाती हैं, अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट। इसके बीच में बराबर डिविजन्स करके हम अपना स्केल ऑफ टेम्परेचर बना लेते हैं। लगभग सभी में ऐसा करते हैं। स्केल जैसे कौन कौन से हैं आप जानते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, तीन ही प्रमुख हैं। और केल्विन तो एसआई सिस्टम में आता ही आता है। तो पहले बात कर लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। आपको मौसम विभाग जब तापमान आपको बताता है तो डिग्री सेंटीग्रेड में बताता है कि बड़ी गर्मी पड़ रही है, लखनऊ का टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया है, या और भीषण गर्मी है 45 पहुंच गया है कोटा का टेम्परेचर। ये जो होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड होता है। खैर, तो आप बात पकड़ पाए होंगे कि स्केल क्या है। अच्छा, अब शुरुआत करते हैं डिग्री सेल्सियस, यानी जो डिफरेंट स्केल्स हैं उसको कैसे मार्किंग की जाती है, क्या कहानी है। सम ऑफ द कॉमनली यूज टेम्परेचर स्केल्स जो कि हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो डिग्री सेल्सियस में जो अपर फिक्स पॉइंट होता है, जैसा हम लोगों ने बात की थी, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ले लेते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं। फिर एक लोअर फिक्स पॉइंट होता है जो आइस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, पॉइंट ऑफ वाटर, उसको कितना डिग्री बोल देते हैं हम लोग? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 0 और 100, यानी ये जो स्केल बनी, यहां तो बनी हुई है वैसे, 0 और 100 के बीच में जो इसके जो गैप है उसके इक्वल डिविजन्स कर देते हैं 100। ऐसे ऐसे डिवीजन कर देते हैं बेटा। तो ये कितने डिवीजन कर देते हैं? 100 डिवीजन्स। और ये स्केल हमारी क्या कहलाती है? डिग्री सेल्सियस स्केल। यही ये अपर फिक्स पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट वाला फंडा आपकी समझ में आ जाना चाहिए। तो ये हो गया 100 इक्वल पार्ट्स कर दिए इसके, और 0 से 100 डिग्री तक जहां भी नपाई चलेगी उतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बोल देंगे। तो 100 इक्वल पार्ट है, तो पहले वाले का 1 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरे का 3, फिर 4, 5, 3, 4, 5 डिग्री सेल्सियस, ऐसे करते चले जाएंगे। बात पकड़ में आ गई होगी। फ़ारेनहाइट में क्या होता है? देखिए, दूसरी जो स्केल होती है, इसमें भी हम आइस पॉइंट, इसमें जो यूएफपी लेते हैं अपर फिक्स पॉइंट, वही लेते हैं। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप समझ चुके हैं। इसको जो लोअर फिक्स पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इन्होंने बोला 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अपर वाले को बोला कितना? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बीच में डिविजन्स इक्वल किए, जो कि 180 डिविजन्स हुए इसके बीच में। ये साइंटिस्ट थे फ़ारेनहाइट साहब, इन्होंने डिजाइन किया था। तो 32 डिग्री वाला हो गया जहां पे आइस जमेगी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया जहां पर उबलेगा पानी, बॉइलिंग, और बीच में 180 डिविजन्स। तो ये फ़ारेनहाइट वाली स्केल हो गई। अब एक केल्विन साहब साइंटिस्ट थे, वो भी आ गए पिक्चर में, और एसआई सिस्टम में हम केल्विन को ही टेम्परेचर का यूनिट मानते हैं। तो ये डिजाइन किया था केल्विन साहब ने। इन्होंने क्या किया? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को 273.15 केल्विन लोअर फिक्स पॉइंट पकड़ा। इन्होंने भी वही कहानी वही की, अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट। लेकिन यहां पर जो लोअर वाला जो बर्फ जम रही थी जहां फ्रीजिंग पॉइंट, वो 273.15 अप्रोक्सीमेटली 273 लिख दिया है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इससे 100 बढ़ा के 373.15 केल्विन हो गया। इनके बीच में 100 इक्वल डिविजन्स कर दिए। तो ये आपका ये केल्विन 100 केल्विन का डिफरेंस आ गया। ये आपकी स्केल बन गई केल्विन टेम्परेचर की। तो ये तीन प्रमुख स्केलें हैं जो हमारे
टेम्परेचर को मेजर करने में काम आएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें मान लीजिए एक से दूसरे में हम कन्वर्ट करना चाहें, 3 स्केल है ना, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन, अदला बदली करना चाहें, कन्वर्जन करना चाहें, तो एक टेम्परेचर को दूसरे मेथड में, स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो लॉजिक याद कर लीजिए, बड़ा ही सिंपल लॉजिक है। वो लॉजिक ये लिखा हुआ है कि टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस LFP, लोअर फिक्स पॉइंट जो कि आइस पॉइंट होता है, और नीचे UFP माइनस LFP। UFP माइनस LSP क्या हो जाएगा? LFP क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डिविजन्स। ऐसे ही दूसरे पे टेम्परेचर ऑन द अदर स्केल LFP और नीचे UFP माइनस LFP। इस कॉन्सेप्ट को आप हर जगह लगा सकते हैं जब आप एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में स्केल पर कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसी का इस्तेमाल करके यहां पर एक फॉर्मूला टाइप बना दिया जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच का संबंध या रिलेशनशिप। तो देखिए डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है भाई, C लिखते हो, लोअर फिक्स पॉइंट 0, अपर फिक्स पॉइंट 100, लोअर फिक्स पॉइंट 0, तो ये C/100 आ जाता है। तो यहां पर कई किताबों में C/100 लिखा दिखेगा, जो कि दिख रहा है। इसी तरीके से F-32/180, ये जो मैंने लॉजिक दिया, और केल्विन का K-23/100। तो ये फॉर्मूला टाइप आपका हो गया। इसका मतलब है इसको मतलब C/100। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें, जहां भी डिग्री को फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट को केल्विन या अदला बदली करनी हो, इस हिसाब से कर सकते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और देखिए, ये डिफरेंस मेजरमेंट क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस मेजरमेंट। जो डिफरेंस है, अगर कहीं पे बोलेंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर राइज हुआ है, तो वो 1 केल्विन राइज के बराबर होता है, क्योंकि 100 खाने केल्विन में भी थे और 100 खाने डिग्री सेंटीग्रेड में भी थे। तो जितनी बढ़ोतरी होगी 1 डिग्री से, उतनी ही होगी 1 केल्विन में। तो इसलिए केल्विन और डिग्री दोनों बराबर, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री केल्विन बराबर हो गए साहब। लेकिन फ़ारेनहाइट में 180 खाने हैं, अभी देखा आपने, तो 100/180 कर दोगे जैसे करते आए, तो 5/9 इंटू डिफरेंस इन फ़ारेनहाइट। तो अगर किसी में फ़ारेनहाइट में 5 फ़ारेनहाइट कोई टेम्परेचर बढ़ा है या 9 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ा है, तो 5/9 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा सेंटीग्रेड स्केल पर। तो ये डिफरेंस का मामला है, ये टेम्परेचर को स्केल को कन्वर्ट करने का मामला है। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, न्यूमेरिकल भी, जिससे आपको बहुत ही बढ़िया फीलिंग या कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। एक्सप्रेस टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री फ़ारेनहाइट इन डिग्री सेल्सियस में चेंज कर दो भाई, और केल्विन्स में चेंज कर दो। तो जैसे हम जानते हैं C-0/100 F-32/180। चाहे तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ये जो फॉर्मूला आपको याद है, मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप समझ पाए, C/100 F-32/100 कर 180 करके। तो यहां पर देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, C लिखोगे, 100 लिखोगे और 180 लिखोगे और F-32 लिखोगे। अब 100/180 होता है 5/9। F की वैल्यू है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये हो गया 32 डिग्री। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15.55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सेल्सियस में आपने चेंज कर दिया है बेटा। अब ये कह रहे हैं कि केल्विन में बताओ, तो केल्विन का जो स्केल होता है, टेम्परेचर इन केल्विन, आप जानते हैं उसमें क्या होता है, के की वैल्यू होती है C+273.15। तो C को जोड़ दीजिए, 15.55 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, इसको आप जोड़ देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 288.7 केल्विन। ये आपका आंसर आ गया बेटा। इस तरह से इसको कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। मैं हटता हूं, पूरा स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा, आप उसको शांति से नोट कर सकते हैं। एक सवाल और करेंगे, तो इसको आप मेरे ख्याल से 2-4 सेकंड में रुक जाता हूं, जिससे नोट कर पाए, पॉज कर पाए। मेरे ख्याल से आप कर पाए होंगे अब तक। चलते हैं अगले कदम पर, अगला सवाल लेते हैं। तो एन आर्बिट्री स्केल हैज द आइस पॉइंट -20 डिग्री एंड द स्टीम पॉइंट 180 डिग्री। When the thermometer reads 5 degree
देन फाइंड द रीड ऑन सेंटीग्रेड स्केल। कोई भी स्केल है, वो कौन सी स्केल है हमको नहीं मालूम, लेकिन उसका फ्रीजिंग पॉइंट है माइनस आइस का -20 डिग्री होगी कोई स्केल, और आइस और उसका बॉइलिंग पॉइंट है 180 डिग्री सेंटीग्रेड। उसने 5 डिग्री किसी चीज की टेम्परेचर बताया, किसी चीज का टेम्परेचर, तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना टेम्परेचर होगा ये आपको बताना है। तो हम वही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे यूएफपी वाले का, याद करिए। तो हम क्या कर देंगे, C-0 अपॉन 100 माइनस C0, ये डिग्री सेंटीग्रेड का होता है एक कन्वर्जन से दूसरे। नए वाले कन्वर्जन में T माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 20, अपर फिक्स पॉइंट 180 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 20, ये कहानी बन गई। अब इस T की जगह इसने रीडिंग दिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड। हेयर T इज इक्वल टू 5 डिग्री। अब 5 डिग्री पुट कर दीजिए यहां पर, तो ये हो गया C/100, और T की जगह 5, और ये प्लस हो जाएगा 20, ये जोड़ोगे तो आ जाएगा 200 बेटा, और यहां से C निकालोगे तो आ जाएगा 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए आपका आंसर आ गया। तो कोई इसमें आपको परेशानी नहीं है, एकदम मक्खन की तरह निकलेगा। एक सवाल और करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल प्यार से, गड़बड़ी हो नहीं सकती, नोट्स बनाते रहिएगा साथ में। मैं तो इसका PDF दूंगा ही टेलीग्राम चैनल पर। खैर, मेरे ख्याल से इतनी देर में इसको पॉज कर लिया होगा आपने, या नोट डाउन कर लिया होगा। एक सवाल और लेते हैं, खूब बढ़िया से करेंगे हम लोग। या न्यूमेरिकल लिखा है, ए फॉल्टी स्केल, कोई गड़बड़ स्केल है, हैज इज फिक्स पॉइंट मार्क्ड एट 5 डिग्री सेल्सियस एंड 95 डिग्री सेल्सियस। उसमें जो मार्किंग है फिक्स पॉइंट बर्फ वाले की वो है 5 डिग्री और स्टीम वाले की 95। द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी एज मेजर्ड बाय द फॉल्टी स्केल इज 59 डिग्री। फाइंड द करेक्ट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन सेल्सियस स्केल। करेक्ट टेम्परेचर हमको पकड़ना है, तो वही फंडा पकड़ लेते हैं कि मान लीजिए क्या पकड़ा, C-0 अपॉन 100, और यहां हो गया कि जो हमारा थीटा है, जो टेम्परेचर नाप रहा है, और नंबर ऑफ डिविजन्स उसके ले लेते हैं n, तो उसको लिख देते हैं थीटा अपॉन थीटा 0 अपॉन n। तो क्या है ये, थीटा 0 आपका क्या है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और n है नंबर ऑफ डिविजन्स। ये कहानी किसकी है, जो हमारी जो स्केल हमने बनाई है, जो फॉल्टी स्केल की कहानी जो थी। अब यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए वैल्यू डालिए, तो थीटा नॉट की वैल्यू कितनी है, 5। यहां पर थीटा नॉट कितनी है, लोअर फिक्स पॉइंट 5 है, और नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट यानी कि 90, और थीटा कितना रीड कर रहे हैं ये 59 डिग्री। इन सारी वैल्यूज को इसमें हम लोग कर देंगे पुट, C निकाल लेंगे। तो ये रहा C/100 इज इक्वल टू 59 माइनस 5 अपॉन 90, और यहां C की वैल्यू आ जाएगी 54 अपॉन 90 इंटू 100, और ये रहा 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इस तरह से आप सवाल एक को दूसरे में करेक्ट वाले में हमने नपाई कर डाली। एक स्केल पे ये नपाई थी और दूसरे पे ये नपाई हो गई, सही रीडिंग आ गई आपके पास। तो इसको आप नोट कर सकते हैं और आगे की बातचीत हम लोग करेंगे। तो उम्मीद है ये आप नोट कर पाए होंगे। आइए एक कदम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं थर्मामीटर्स की। हम लोग पहले, अभी बुखार कभी आ जाता है, फीवर, तो नापते हैं ना थर्मामीटर से। तो पहले जो थर्मामीटर्स आते थे उसमें मरकरी भरी होती थी बेटा। अब आजकल डिजिटल वाले आते हैं, लेकिन ये जो थर्मामीटर्स है, जो ये नपाई करते हैं टेम्परेचर्स की, ये किस प्रॉपर्टी पे कहते हैं? तो ये इसकी प्रॉपर्टी का नाम है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वो प्रॉपर्टी में बदलाव होना चाहिए। वो प्रॉपर्टी मतलब कैसे? उसका लेंथ बढ़ सकता है, उसका वॉल्यूम बढ़ सकता है, कोई उसका रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, उसका प्रेशर बढ़ सकता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये क्वांटिटी अगर बढ़ रही हैं, उससे हम टेम्परेचर को रिलेट कर देते हैं और लीनियर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम मार्किंग ठीक तरीके से कर पाए।
तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हुई? टेम्परेचर बढ़ाने पर जो चीजें बदलें उसको हम बोलेंगे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पे मरकरी की लेंथ बढ़ने लगती थी, पारा जो आता था पहले वाला, अब भी आप कहीं कहीं देखते होंगे अगर पुराना थर्मामीटर आपको मिल जाए तो। नया वाले में डिजिटल है, उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, अभी हम देखेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम ये माने कि एक्स वो प्रॉपर्टी है, लेंथ की, वॉल्यूम की, प्रेशर की या रेजिस्टेंस की या जो भी है, उस प्रॉपर्टी को डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर बोल देते हैं। मान लीजिए लेंथ है तो लेंथ 0 टेम्परेचर पे कितना है, 100 टेम्परेचर पे कितना है, टी टेम्परेचर पे कितना है, और इसको इस रिलेशन से पकड़ लेते हैं। यानी हमको अगर टेम्परेचर निकालना पड़ जाए कल को, अगर हमने लेंथ लिया है या जो भी प्रॉपर्टी ली है, तो लेंथ एट टी टेम्परेचर, लेंथ माइनस लेंथ 0 टेम्परेचर, लेंथ 100 माइनस 0 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे टेम्परेचर फाइंड कर लेंगे। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट थर्मामीटर्स मार्केट में हैं या हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में जल्दी से जान लेते हैं। तो देखिए, एक थर्मामीटर आपका है मरकरी थर्मामीटर, जो मैं बता रहा था कि थोड़े साल पहले तक, 5 साल पहले तक, मान लीजिए 7 साल 8 साल पहले तक वो थर्मामीटर काफी प्रचलन में था। तो अब वो नॉर्मली आपको नहीं दिखेगा, डिजिटल वाले ही दिखते हैं। तो वहां पर क्या था, थर्मामीटर में मरकरी भरी होती थी। आपको अंदाजा होगा, क्योंकि आप भी इतने पुराने नहीं, 18 साल 17 साल के तो है ही, तो आप देखे होंगे वो थर्मामीटर, तो इसलिए फोटो नहीं बना रहा हूं। तो वहां पर टेम्परेचर क्या हो गया, लेंथ ऑफ द मरकरी, ऐसे बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा नहीं, ये ऐसे करके थर्मामीटर होता था, ये समझ लीजिए थर्मामीटर लग कम रहा है, भगवान जाने क्या लग रहा है। तो ये थर्मामीटर था, इसमें मरकरी की ऐसे मरकरी चढ़ी रहती थी, और यहां पर एक मेटेलिक नॉब रहती थी व्हाइट कलर की। अब जब आप जबान पर या अपने बॉडी में लगाते थे तो मरकरी ऐसे बढ़ने लगती थी, ऐसे तो नाप लेते थे। तो ये टेम्परेचर हो गया, लेंथ ऑफ द मरकरी, टी टेम्परेचर, 0 टेम्परेचर, 100 टेम्परेचर और 0, इससे आपका टेम्परेचर पता चल जाएगा। लेंथ और टेम्परेचर में रिलेशनशिप बन चुकी है। तो ये क्या हो गया, लेंथ वाला। दूसरा हम कह देते हैं प्रेशर या वॉल्यूम वाला, किसी का टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है या प्रेशर। तो अगर हम प्रेशर की बात करेंगे तो कांस्टेंट रखते हैं वॉल्यूम, वरना प्रेशर के बदलाव उस तरीके से नाप नहीं पाएंगे। तो वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं, प्रेशर में होने वाले बदलाव को इसी फॉर्मूले में बैठा देते हैं। और अगर हमें वॉल्यूम वाला निकालना है तो प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे और वॉल्यूम को इस तरह सेट कर देंगे, तो ये टेम्परेचर वॉल्यूम से रिलेटेड आ जाएगा। अब जो डिजिटल थर्मामीटर आप यूज करते हैं मार्केट में, वो रेजिस्टेंस, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर होते हैं। वो ये प्लैटिनम रेजिस्टेंस होते हैं जो डिजिटल आपको फिगर देते हैं कि भाई आपको बुखार 100 का है, तो वो ऐसे देते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स विद टेम्परेचर। तो इसमें रेजिस्टेंस सेट कर लेते हैं, T इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट T, टेम्परेचर माइनस रेजिस्टेंस एट 0, R100 माइनस R0 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहां बात करें केल्विन की, तो RT अपॉन RTR इंटू 273.16। ये RTR क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 273.16 केल्विन, और ये रेजिस्टेंस है वायर का जो T टेम्परेचर पर है, और ये 273.16 पर है। इस तरह निकाल लेंगे। यहां पर एक चीज अल्फा को जान लेते हैं जो बड़ा इस्तेमाल होने वाला है, उसे बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा। ये अल्फा की वैल्यू होती है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस R100 माइनस R0 इंटू 100। इस अल्फा को पकड़ के चलेंगे, आगे इस्तेमाल होने वाला है। तो ये चीजें आपके दिमाग में आ गई। अब एक और थर्मामीटर आपने देखा होगा, उस टाइप का पायरोमीटर्स उनको भी बोलते हैं, जो कोरोना काल में बड़े इस्तेमाल हुए। आप कहीं बैंक में जा रहे हैं, कॉफी शॉप में जा रहे हैं, डोमिनोज में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, अगर छूट मिली है तो दूर से ही एक बंदूक नुमा चीज लेके आपके माथे पे लगा के ऐसे वो टेम्परेचर चेक कर लेते थे, क्योंकि कोरोना काल के अंदर छूना मना था, मतलब पास ज्यादा नहीं आना था। तो उस समय आप थर्मामीटर एक दूसरे के मुंह में लगाएं या बॉडी में लगाएं, वो ठीक नहीं रहता, तो वो बिना लगाए पायरोमीटर से नाप लिया जाता था। तो वो रेडिएशन पर बेस्ड था। तो ये एक टाइप का पायरोमीटर है। नॉर्मली आप पायरोमीटर का जो जिक्र करेंगे उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा नापते हैं, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लेकिन ये पायरोमीटर्स आपने कोरोना काल में भी देखे होंगे, याद आ गया होगा इसका फोटो देखकर कि ये बड़ा
खूब प्रचलन में रहा था टेम्परेचर बॉडी का देखने के लिए। किस चीज पर ये बेस्ड है? ये इस चीज पर बेस्ड है कि जो भी बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है वो रेडिएशंस निकालती हैं, और रेडिएशन प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की फोर्थ पावर के। स्टीफन्स लॉ भी है, आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। रेडिएशन क्या है? जो पर यूनिट एनर्जी निकल रही है, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, उसे हम बोलते हैं रेडिएशन। तो अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम ए बॉडी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। ये हम पढ़ेंगे आने वाले, और ये स्टीफन्स लॉ भी कहा जाता है। 12th में पढ़ा होगा आपने, तो 11th में पढ़ा होगा आपने। तो E इज इक्वल टू सिग्मा, ये स्टीफन कांस्टेंट होता है सिग्मा, तो स्टीफन्स लॉ है ये। तो टेम्परेचर को रेडिएशन से रिलेट कर पा रहे हैं, इसलिए पायरोमीटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जहां बिना टच किए ही आप ऑन द बेसिस ऑफ रेडिएशन पकड़ लेते हैं टेम्परेचर। पकड़ने का मतलब नाप लेते हैं टेम्परेचर। ठीक है, आगे बात करते हैं और एक न्यूमेरिकल लेते हैं बेटा जी। द फॉलोइंग, अच्छा मैं बताना भूल जाता हूं, इसी जब ये वीडियो के अंत में आपको 3 क्वेश्चन चैलेंज में दूंगा जो इसी टॉपिक पर बेस्ड होगा, वो आप कर उसका कमेंट या आंसर पोस्ट कीजिएगा वीडियो के नीचे, जिससे आप देखिए कि आप ये लेक्चर समझने के बाद वो क्वेश्चन कर पाए हैं कि नहीं। वो क्वेश्चन आपके मेडिकल एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कभी ना कभी पूछे गए हैं, तो उससे आप समझ पाएंगे कि हाँ भाई मैं पकड़ पाया हूं कॉन्सेप्ट, समझ पाया हूं कि नहीं। तो ध्यानपूर्वक पूरा लेक्चर देखिए और अंत में आपको 3 क्वेश्चन चैलेंज मिलेगा। ये न्यूमेरिकल हमारे आपके सामने। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर रिकॉर्डेड ऑन ए प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, रेजिस्टेंस एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इतना दे रखा है। लिख लेते हैं इसको ना, काहे को दूर जाना। R0 की वैल्यू है 3.70 ओम। रेजिस्टेंस एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब R100, 4.71 ओम। एंड रेजिस्टेंस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर वो कितना है? RT लिख देते हैं इसको, 5.29। ये फिगर हमको मिल गई। अब लिखा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम। हम जानते हैं ये पहला पार्ट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, अभी हमने देखा था अल्फा, और अल्फा की वैल्यू होती है R100 माइनस R0 अपॉन R0 इंटू 100। ठीक, तो ये देखिए यही लिखी थी, तो आप इसको पकड़ के रखें, याद भी कर लें और इस्तेमाल भी करें। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 4.71 माइनस 3.70 अपॉन R0 3.70 इंटू 100, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.73 इंटू 10 की पावर -3 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो हो गया आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट, बहुत ही बढ़िया तरीके से। लेकिन कुछ और भी पूछा है, उसका भी जिक्र हम लोग करेंगे। ठीक, तो यहां पकड़ते हैं वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर, कि वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर क्या है। नंबर 2 पॉइंट, टी के लिए रेजिस्टेंस क्योंकि पता है तो टेम्परेचर कितना होगा। टी की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी? 100 इंटू RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0। ये फॉर्मूला पढ़ा था जहां टेम्परेचर को ऐसे निकाल पाते हैं। तो यहां इसकी वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। 100 5.29 माइनस 3.70 अपॉन 4.71 माइनस 3.70। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 1.59 अपॉन 1.01 विच इज इक्वल टू 157.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपने इसका वैल्यू ऑफ टेम्परेचर भी निकाल लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। मैं हट जाता हूं जिससे आप पूरी बात देखकर आसानी से समझ पाएं, इसको
नोट करिए या जो भी करिए, लेकिन समझिए। तो मैं हटता हूं, कई बच्चे कहते हैं पूरा स्क्रीन दिख जाता है, तो हम लोग इस पॉज कर लेते हैं या नोट कर लेते हैं। खैर, ये बात कंप्लीट होती है। अगली बात स्टार्ट होती है जिसे बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ये थर्मोमेट्री का पार्ट हो गया, इतना जितना हम लोगों ने पढ़ा। अब अगली चीज इस पार्ट होती है थर्मल एक्सपेंशन। जैसा बातचीत हम लोगों ने की थी कि अगर किसी का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो वो एक्सपैंड करती है। जो सॉलिड होती है, सॉलिड लेंथ वाइज भी एक्सपैंड कर सकता है, एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी हो सकता है, और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी हो सकता है। जबकि जो लिक्विड और गैसेस है वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ही करती हैं, क्योंकि वो चारों तरफ बढ़ जाती है। तो यहां पर यही लिखा है कि व्हेन द मैटर इज हीटेड विदाउट एनी चेंज इन इट्स स्टेट, स्टेट ना बदले। स्टेट बदलता है तो आपको मालूम है एक्सपेंशन नहीं हो पाता। फिर तो स्टेट नहीं बदल रहा है तो इट यूजुअली एक्सपैंड, वो नॉर्मली एक्सपैंड कर जाती है, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ये क्यों होता है? क्योंकि किसी मैटर के अंदर जो एटम्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जब आप उसको हीटअप करते हैं तो उसका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। बहुत सारे एटम्स भरे होते हैं, तो जब सबका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा वाइब्रेशन का, तो टोटल लेंथ है वो थोड़ी एक्सपैंड कर जाएगी। तो नॉर्मली हीट करने पर आपका मैटर एक्सपैंड करता है। तो द थर्मल एक्सपेंशन मिनिमम होता है सॉलिड्स के अंदर, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में काफी अट्रैक्शन होता है, पास पास होते हैं, और सबसे कम होता है, मैक्सिमम होता है मिनिमम सॉलिड्स, और मैक्सिमम इन गैसेस, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर मैक्सिमम इन सॉलिड्स एंड मिनिमम इन गैसेस। ये बात पकड़ में आती, कोई खास बात नहीं है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये आपने पढ़ रखा, बहुत सरल होता है। लीनियर है, लेंथ बढ़ रही है, एरिया है, सुपरफिशियल हो गया, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक हो गया। कोई बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन क्योंकि बात ये की गई है, या मैंने वादा किया है कि किसी बच्चे को कुछ भी अगर नहीं आता है, थोड़ा भी पढ़ने की इच्छा है, तो ये सारे वीडियो लेक्चर 0 to हीरो हैं, यानी बेसिक से शुरू करके ऊपर तक ले जाते हैं। प्रायर बहुत नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपको पास हो चुके हैं 12th क्लास, आप या पढ़ रहे हैं, तो आपको काम भर की नॉलेज कुछ तो है ही। 0 नील बटे सन्नाटा तो अब है नहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो आता ही है, बस उतना ही बहुत है। फिजिक्स का नाम तो सुना ही होगा इतना ही बहुत है। तो टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, सॉलिड्स कैन एक्सपैंड इन 1 डायमेंशन, जैसा बातचीत की गई थी, और सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी सॉलिड्स कर सकते हैं, 3 डायमेंशन भी कर सकते हैं, जबकि लिक्विड एंड गैसेस नॉर्मली वॉल्यूम्स में एक्सपैंड करते हैं। एक एक करके अलग अलग एक्सपेंशन की बात समझते हैं, और उसमें जो प्रॉपर्टी है पकड़ेंगे उसको। तो थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं, थर्मल लीनियर एक्सपेंशन की बात करते हैं। जब किसी बॉडी का टेम्परेचर T से आप T प्लस डेल्टा T कर देंगे, डेल्टा T बढ़ा दिया आपने, तो उसका लेंथ भी L से L प्लस डेल्टा L हो जाता है। डेल्टा L उसके अंदर इंक्रीमेंट इन लेंथ आ जाता है। ये देखिए लेंथ बना है, और ये डेल्टा L यहां पर बढ़ गया है आगे। बस इसको समझ लेते हैं हम लोग कि डेल्टा L जो बढ़ता है वो कितना एक्सपेंशन हो रहा है। तो डेल्टा L की वैल्यू इसको पकड़ के रखिए। डेल्टा L की जो वैल्यू होती है वो L नॉट, यानी कि जो ओरिजिनल लेंथ थी, इंटू अल्फा इंटू डेल्टा T। बस इससे काम आपका निकल आएगा। ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। तो अल्फा की वैल्यू हो गई डेल्टा L अपॉन L नॉट डेल्टा T। अब इसी डेल्टा L को ओरिजिनल लेंथ में अगर आप जोड़ देंगे तो ये फाइनल लेंथ हो गई L नॉट था पहले का लेंथ ओरिजिनल, डेल्टा L वो खिसक गया है, मतलब एक्सपैंड कर गया है। तो L इज इक्वल टू L नॉट प्लस डेल्टा L, बात खत्म। यहीं पर अगर हम वैल्यू रख दे डेल्टा L की ऊपर वाले से, इसकी L नॉट अल्फा डेल्टा T, तो L नॉट कॉमन ले लोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये कई जगह आपने लिखा हुआ देखा होगा, है यही चीज, बस डेल्टा L की जगह ऊपर वाली वैल्यू रख के L नॉट कॉमन ले लिया। बहुत सरल। L इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T। ये आपकी फाइनल लेंथ है आफ्टर एक्सपेंशन, बात खत्म। अब ये जो अल्फा होता है ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, जैसे बातचीत हम लोग कर रहे थे, और ऑफ द रॉड, और इसकी यूनिट्स होती है पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड।
अब ये जो नॉर्मली आप एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, जो टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, बीकर्स होते हैं, या क्यूबिकल्स बनते हैं ऑफिस में, ग्लास लगाते हैं ना, तो उसमें ग्लास नॉर्मली यूज करते हैं पायरेक्स ग्लासेस या सिलिका, क्योंकि इनका अल्फा बहुत कम होता है। अल्फा कम होगा तो एक्सपैंड नहीं करेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पे। मान लो टेस्ट ट्यूब लेके बैठे हैं, बीकर लेके बैठे हैं और एक फ्लेम पे चढ़ा दिया बर्नर पर, वो गर्म हो रहा है और खुद ही एक्सपैंड होने लगा, तो वो दिक्कत कर देगा आप जो वॉल्यूम पकड़ के चल रहे हैं। तो वो एक्सपेंशन कम से कम हो, ना हो तो और अच्छा। तो अल्फा कम लेते हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पायरेक्स ग्लासेस या सिलिका वाले, जिससे कि एक्सपेंशन अल्फा उनका कम होगा, एक्सपेंशन कम से कम होगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आ गया है, इसको पकड़ लेते हैं। तो ए स्टील रूलर कैसी होती है, बहुत है मेरे पास, यहां नहीं दिख रही है, मुझे पसंद है स्टील की स्केल रूलर। एग्जैक्टली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर, इज ग्रेजुएटेड टू गिव करेक्ट मेजरमेंट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई स्टील की रूलर है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे एकदम बढ़िया आपको रिजल्ट देगी। लेकिन अब कहते क्या है कि ये विल इट गिव रीडिंग्स दैट आर टू लॉन्ग और टू शॉर्ट एट लोअर टेम्परेचर। मान लो टेम्परेचर घटा दें, 20 डिग्री की जगह 10 डिग्री कर दें, 5 डिग्री कर दें, 0 डिग्री कर दें, तो वो जो स्टील है वो सिकुड़ जाएगी ना, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी तो डिवीजन छोटे हो जाएंगे, आपके खाने स्केल डिवीजन्स छोटे हो जाएंगे, जो ज्यादा रीडिंग दे देगी। भाई इतनी बड़ी स्केल है और टेम्परेचर कम किए, इतनी बड़ी रह गई, इतना कम हो गई सपोज करो, तो अब इतने में ही तो कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर बताना है इसको, तो ज्यादा नहीं बता देगा, ये इतने में 20 बता देगा, एक्चुअल में 20 इतना था। बात पकड़ पा रहे हैं ना? तो इट विल गिव यू रीडिंग टू लॉन्ग। तो यहां पर पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, समझ तो आप गए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। एज द टेम्परेचर टी को लिख देते हैं डिक्रीजेस, लेंथ ऑफ द रूलर ऑल्सो डिक्रीजेस। तो नाउ each centimeter division is actually somewhat shorter than 1 centimeter. So the steel ruler gives readings that are too long. समझ गए होंगे, ज्यादा रीड मैंने लिख दिया जैसे आपको दिमाग में ठंडक आ जाए। ठीक, अगली बात करते हैं। ये पहला हो गया, ये ए लिखा है, चलो यही लिख देते हैं, इसमें क्या जाता है, करने से मतलब है। व्हाट विल बी द एक्चुअल लेंथ ऑफ द रूलर बी व्हेन इट इज यूज्ड इन द डेजर्ट। किसी रेगिस्तान में यूज कर रहे हैं जहां पे टेम्परेचर 40 डिग्री है, रेगिस्तान बेकार जा रहे हैं। दिल्ली लखनऊ में गर्मी वैसे ही 40 पार रहता है जयपुर कोटा में वैसे ही पार रहता है, तो आपको रेगिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। खैर एनीवे, मजाक की बात अलग है। मुद्दा पकड़ते हैं कि इसकी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या लेंथ एक्चुअल आएगी। तो यहां डेल्टा टी देख लो कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1। तो T2 है 40 और ये था 20, तो ये हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। लेंथ शुरू में कितनी थी, 20 सेंटीमीटर। डेल्टा एल क्या हो गया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। एल हो गया 20, और रही बात एल्फा की, तो एल्फा दे रखा है 1.2 इंटू 10 की पावर -5, और ये रहा 20 डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंस। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.48 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर आ गया। दिस इज डेल्टा एल। तो एक्चुअल लेंथ क्या हुई, अब एल डैश एल प्लस डेल्टा एल। तो एल शुरू में थी 20 सेंटीमीटर और अब आ गई 0.48, बढ़ गई।
अब इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20.0048 सेंटीमीटर। ये आपका देखिए आंसर आ गया। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत प्रेम से सवाल निकलेंगे, बस थोड़ा पकड़ बनाए रहिए, नोट्स बनाते रहिए। इसको आप नोट कर लीजिए, ये लीनियर एक्सपेंशन का एक एग्जांपल था जो हमने किया है। अब आते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन पर, या एरियल एक्सपेंशन जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। तो एरियल एक्सपेंशन में क्या होगा, इसका एरिया एक्सपेंड कर जाएगा। कोई लैमिनर शीट है, लैमिना शीट, प्लेन शीट, हथेली नुमा मेरी, जब गर्म करोगे तो ऐसे फैल जाएगी। तो बस यहां पर टेम्परेचर T से डेल्टा T ले गए हैं, तो इसका एरिया A प्लस डेल्टा A हो जाएगा। तो इसको डेल्टा A कैसे निकालते हैं, A नॉट बीटा इंटू एल्फा टी। जो बीटा होता है उसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। है वही कहानी जैसे L में थी। अब यहां फाइनल A निकालना है, तो A नॉट प्लस डेल्टा A, मतलब A इज इक्वल टू A नॉट 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा T। बीटा है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, वहां लीनियर एक्सपेंशन था। बस पकड़ लेते हैं इस पे भी एक सवाल बड़े प्रेम पूर्वक। मेटल बॉल हैविंग ए डायमीटर 0.4 मीटर, डायमीटर इन्होंने दे रखा है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 0.4/2 यानी 0.2 मीटर। हीटेड फ्रॉम 273 से 360 डिग्री केल्विन तक। If the coefficient of the areal expansion of the material of the ball is this one, बीटा दे रखा है, then determine the increase in surface area of the ball, surface area of the ball। तो area of the surface area of the ball क्या होता है, of ball, वो A नॉट शुरू का पकड़ें तो 4 पाई आर स्क्वायर, आप जानते हैं बॉल स्फीयर होती है, 4 पाई आर स्क्वायर उसका सरफेस एरिया होता है। तो यहां पर वैल्यू लिख दीजिए 4 इंटू पाई, और रेडियस का मतलब 0.2 जो दिया है इंटू स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी 0.5024 मीटर स्क्वायर। एरिया आ गया। अब टेम्परेचर में डिफरेंस कितना था, क्योंकि इसका इस्तेमाल करेंगे, T2 माइनस T1, 360 केल्विन से 273 केल्विन यानी 87 केल्विन। बीटा यहां पे दे रखा है 0.40 और 34 पर केल्विन। तो डेल्टा एरिया कितना हुआ, चेंज इन एरिया, उसकी वैल्यू हो गई बीटा इंटू A नॉट इंटू डेल्टा T। बीटा की वैल्यू लिखी 0.4034, A नॉट की वैल्यू निकाली है 0.5024 और डेल्टा T है 87। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.001486 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1.486 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। ये देखिए आंसर आ गया। बस फटाफट करने के लिए समझ तो रहे हैं, लेकिन बाद में भी याद रहे, इसके लिए नोट्स बना डालिएगा छोटे छोटा लिखकर इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप देखिए कमाल हो जाएगा। उसके बाद विद इन ए मंथ और 2 यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट, और वास्तव में ये कॉन्फिडेंस असली होगा। चलिए इसको नोट करो। फिर वॉल्यूम वाले एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। 2-4 सेकंड देता हूं, कोई बच्चा इसको पॉज करके नोट करना चाहे या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो कर सकता है, कर लिया होगा अब तक। चलिए आइए तो वॉल्यूम एक्सपेंशन की बातचीत कर लेते हैं बेटा। सेम वही कहानी, टेम्परेचर T से डेल्टा T, वॉल्यूम V से डेल्टा V, डेल्टा V है V नॉट गामा डेल्टा T। गामा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। बस देखिए कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन बीटा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन गामा। बस वही कहानी यहां चली आइए, V इक्वल टू V नॉट प्लस डेल्टा V, ये कहानी बन गई। इसकी यूनिट पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। अब ये जो अल्फा बीटा गामा है, इसमें रिलेशन भी बड़ा फेमस है, आपको मालूम भी है, मुझे उम्मीद है, और मैं ये मान के नहीं चलूंगा, आपको मालूम है, तो मैं आपके सामने इसको रख देता हूं। तो देखिए अल्फा बीटा गामा में जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन गामा, इसके बीच में रेशियो होता है 1:2:3।
अब इसी रेशियो से आप गामा को 3 अल्फा के बराबर कह सकते हैं, बीटा को 2 अल्फा के बराबर कह सकते हैं, और गामा बीटा में 2 गामा इज इक्वल टू 3 बीटा कह सकते हैं। इसी रेशियो के बेसिस पर, और कुछ नहीं। पकड़े रहिए इसको। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इसको जरूर ध्यान रखिए कि परसेंटेज चेंज इन एरिया, अगर आपको परसेंटेज चेंज इन लेंथ पता है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। आप ऐसे जैसे पावर रेस करते हैं ना, लेंथ की पावर 2 तो एरिया, लेंथ की पावर 3 तो वॉल्यूम, वैसे ही याद करके रखिए, वही होता ही है लॉजिक। 3 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ, तो ये क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। कहीं पर ऐसे चेंज आए तो फट से हम लोग निकाल लेंगे। ये भी बात पकड़ में आती है। एक न्यूमेरिकल इसका भी बनाते हैं जिससे पूरी चीज हमारे दिमाग में अटक जाए। हीटिंग ए ग्लास ब्लॉक, ऑन हीटिंग बोल रहे हैं, और हीटिंग ए ग्लास ब्लॉक 10,000 सेंटीमीटर क्यूब, 10,000 सही पड़ा है, फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस बाई 4 सेंटीमीटर क्यूब। डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। पूछा है अल्फा क्या है, और यहां कहानी जो कह रहे हैं वो वॉल्यूम की है, मतलब पहले हमें गामा निकालना पड़ेगा, फिर उससे अल्फा निकाल लेंगे। समझ में आई बात? ये तिकड़म है यहां पर। तो वॉल्यूम कितना था बेटा, था 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। चेंज इन टेम्परेचर कितना रहा, 40 माइनस 25, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा वी भी दे रखे हैं ये 4 सेंटीमीटर क्यूब। हम जानते हैं कि गामा की जो वैल्यू हो जाएगी वो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी हो जाएगी। होता ही है गामा, डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा वी इंटू डेल्टा टी। इसको नीचे कर लिया, वैल्यू पुट कर दो सारे की, 4 अपॉन वी कहां है, 10,000 इंटू 15। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26.67 इंटू 10 की पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो गामा है, हमको तो अल्फा चाहिए था ना, तो अल्फा के लिए हम जानते हैं अल्फा गामा क्या रिलेशन होता है। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, मैं पहले सीधे लिख दू, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो अल्फा बराबर गामा बाई 3, इसको 3 से डिवाइड कर दिया जाए, 26.67 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 3। अब डिवाइड करेंगे 8.89 इंटू 10 की पावर -6 डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से कर पाएंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। हटता हूं, फिर आगे की बात करेंगे, अगला बात कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो इसको आप नोट कर पाए होंगे मेरे ख्याल से। 2-3 सेकंड में रुक जाता हूं, जिससे कोई बच्चा वो करना चाह रहा हो, क्या बोलते हैं, पॉज। कई बच्चे कहते हैं सर स्क्रीन से हट जाया करिए, पूरा नोट करने में आसानी होती है। तो मैं ध्यान रखने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा करूं। आपका जो फीडबैक है उसी हिसाब से बदलाव करते हैं वीडियो लेक्चर्स में, और फीडबैक जरूर दीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये गजब पढ़ाया आपने, बहुत अच्छा पढ़ाया, सर ये चीज और हमें मिल जाए, या ये चीज और बता दीजिए, गाइड कर दीजिए, तो हमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या हमें फायदा होगा। तो मैं उसके अनुसार, मैं कमेंट पढ़ता हूं तो मैं उसके अनुसार आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा, बशर्ते आप मुझे बताएं तो। खैर, सम इफेक्ट्स ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। अभी कुछ इफेक्ट की बात कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब हम लोग कोई बाईमेटलिक स्ट्रिप लेते हैं, बाईमेटलिक स्ट्रिप का मतलब 2 मेटल्स को आपस में चिपका देते हैं रिजिडली, अलग अलग, जैसे कॉपर ले लिया और आयरन ले लिया, ये जो चिपका है, कॉपर की एक है, आयरन, दोनों को चिपका दिया है। अब इसको गर्म करते हैं तो हम देखते हैं जो ये कॉपर है इसका अल्फा आयरन से ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा एक्सपैंड करेगी कॉपर, आयरन कम एक्सपैंड करेगी। इस वजह से इसका शेप ऐसे हो जाएगा। क्यों? ऊपर वाले का देखिए ज्यादा लेंथ हो रहा है, एक्सपेंशन ज्यादा है, नीचे वाले का कम है। इसी बेसिस पे हम बोल देते हैं ये कॉपर साइड में कॉन्वेक्स शेप में आ जाएगी। कॉपर साइड में कॉन्वेक्स, क्योंकि ज्यादा एक्सपेंशन चाहिए, क्योंकि इसका अल्फा ज्यादा है। तो जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसी की तरफ ये कॉन्वेक्स होगी। ये ऐसे नहीं बनेगी, ये ऐसे बनेगी। ये जिसका अल्फा ज्यादा वो कॉन्वेक्स शेप में जाएगा, क्योंकि ज्यादा लंबाई चाहिए उसको ना। खैर, आप समझ पाए होंगे। तो ये बात यहां समझ गए, इससे ज्यादा बताने की मुझे नहीं लगता यहां कोई आवश्यकता है। अब घड़ी वड़ी की बात करते हैं
कि भाई पेंडुलम वेंडुलम वाली घड़ी है, उसमें लेंथ बढ़ाने पर क्या होता है, मैं टेम्परेचर बढ़ाएंगे लेंथ बढ़ जाएगी। इफ द टेम्परेचर ऑफ ए पेंडुलम इंक्रीजेस, अभी घड़ी की नहीं कर रहे हैं, पेंडुलम की बात कर रहे हैं, तो पेंडुलम में अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देवें तो जिस स्ट्रिंग से पेंडुलम बॉब लटका रहता है उसकी लेंथ एक्सपैंड कर जाती है। अरे भाई हम लोग जानते ही तो हैं, ये जो लेंथ रहती है, ये लेंथ टेम्परेचर को जब बढ़ा दोगे तो लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ विद इंक्रीज। अब लेंथ जब ये होता है इसका टाइम पीरियड पेंडुलम का, जब लेंथ बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। दिख रहा है ना, एल बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया, यानी घड़ी स्लो चलने लगेगी, घड़ी या पेंडुलम स्लो चलेगा, टाइम पीरियड बढ़ गया है। पहले मान लीजिए 1 सेकंड में एक ऑक्सीलेशन कर रहा था, अब 1.5 सेकंड में करने लगा, बढ़ गया ना टाइम पीरियड। ये घटना घट जाती है। और कुछ रिलेशंस हमें जरूर यहां ध्यान से याद रखने हैं, जैसे बदलाव टाइम पीरियड में, ये टी जो टाइम पीरियड था उसकी वैल्यू डेल्टा एल अपॉन 2L होती है, यानी एल अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन 2L। डेल्टा थीटा हो गया टेम्परेचर में राइज। और यहां पर ये देखिए, ये टी यहां पर टेम्परेचर नहीं टाइम पीरियड है, ध्यान रखना। ये फॉर्मूला चेंज इन टाइम पीरियड हमें ध्यान रखना है, इसका हम लोग न्यूमेरिकल भी लेंगे। ये टी यहां टेम्परेचर नहीं है, टी यहां पर कैपिटल टी टाइम पीरियड है, ध्यान रखना। लिख भी देना चाहिए मुझे, ज्यादा इस तरह का भरोसा आप पे करना आप ही के लिए खतरनाक हो सकता है। तो एज ए टीचर मुझे थोड़ा इन मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। और ये है चेंज इन टाइम पीरियड, चेंज इन टाइम पीरियड, तो टेम्परेचर नहीं है, और ये चेंज इन टेम्परेचर। अब गलती नहीं होगी आपकी किसी कीमत पर। नोट्स ऐसे ही बनाया करिए आप, कभी बनाऊंगा वीडियो कैसे नोट्स बनाने चाहिए, मैं ऐसे ही बनाता था। खैर एनीवे, तो टाइम लॉस्ट बाय द क्लॉक इन ए डे, एक दिन के अंदर इतने सेकंड होते हैं, ये इन ए डे 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड। उसमें डेल्टा टी कितना आ गया, हाफ एल्फा इंटू डेल्टा थीटा इंटू टी, यही फॉर्मूला। तो इसकी वैल्यू पुट कर दी, और ये एक रेडी रेकनर हो गया 43200 अल्फा डेल्टा थीटा पर सेकेंड। एक दिन के अंदर इतना सेकंड का घपला हो जाएगा, मतलब वो बढ़ के चलेगी ना, तो ये कहानी हो जाएगी। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, इसके आगे यहां पर अब यहां पर लिखा है वेयर टी इज द इनिशियल टाइम पीरियड, डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर एंड अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। वो मैं बता ही चुका था। चेंज इन टाइम कितना हो जाएगा, डेल्टा टी चेंज इन टाइम की बात कर रहा है, टाइम पीरियड नहीं, अब टाइम। वो हो जाएगा शोन बाय पेंडुलम क्लॉक, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू टी। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लीजिएगा, चेंज इन टाइम पीरियड अपॉन टी इंटू डेल्टा टी, इससे आपको निकल जाएगा। और यहां लिखा भी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर पेंडुलम क्लॉक रन स्लोली। मैंने बताया था लेंथ बढ़ जाएगी, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो धीरे चलेगी, धीरे चलेगी तो यही धीरे चलना है, और क्या। उल्टा कर देंगे तो वाइस वर्सा का मतलब है घटा देंगे टेम्परेचर तो फास्ट चलेगी, टाइम पीरियड विल कम डाउन, बस। लेकिन इन सब बातों को एक साथ दिमाग में रखने के लिए मैं बार बार कहता हूं नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि आपको सब कुछ पूरा सिलेबस एक साथ समेटना रहता है। वो भी केवल फिजिक्स का ही नहीं, बायो का भी और केमिस्ट्री का भी। टोटल एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें 97 चैप्टर्स एक झटके में निकालने रहते हैं, तो उसके लिए वही टेक्निक ही है एक। और कोई बिरला हो जो बिना नोट्स के ही काम कर लेता हो, तो कोई होगा वो 1-2 करोड़ में, 4-6 करोड़ में कोई एक बंदा। इतने बच्चे तो नीट भी नहीं देते, 21 लाख बच्चे नीट दिए, है ना। तो इफ ए मेटल रॉड फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स विथ रिजिड सपोर्ट, एक मेटल रॉड बीच में लगाइए रिजिड सपोर्ट के बीच में, अब उसको गर्म करने लगे, देन ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन एक्सर्ट फोर्स ऑन द रिजिड सपोर्ट। अब ये गर्म होगी तो फैलेगी, तो इन रिजिड सपोर्ट को पुश करती है, तो कितना टेंशन कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी उसकी बातचीत कर रहे हैं। अब यहाँ यंग मॉडुलस हम जानते थे एफ बाई ए, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में, तो यहां पर ये वैल्यू आ गई एफ बाई ए एल अपॉन डेल्टा एल, एफ बाई ए, और इस डेल्टा एल को हमने एल अल्फा इंटू डेल्टा सी से रिप्लेस कर दिया। तो यहां देखिए फोर्स ऑन रिजिड सपोर्ट क्या रहा, यहीं से निकाला, तो वाई ए अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये एल एल कट गया ऊपर से, है ना। ये कहानी बन गई इस फॉर्मूले की तरह, याद
रखा जा सकता है कि रॉड अगर लगाई है रिजिड सपोर्ट में, गर्म करने पर कितना फोर्स लगाएगी रिजिड सपोर्ट के ऊपर। डेल्टा टी है राइज इन टेम्परेचर, अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वाई है यंग मॉडुलस और बाकी चीजें एरिया वगैरह है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रॉड, ये आप पहचानते हैं। चलिए आगे की कहानी एक इसमें न्यूमेरिकल है, उसको भी करते हैं। ए क्लॉक विच कीप्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड is subjected to 40 degree centigrade if coefficient of linear expansion alpha of the pendulum it is this one. How much will it gain or loss in time? gain और loss निकालना है, तो हम निकालते हैं। पहले इसका अल्फा दे रखा है, तो अल्फा लिख लेते हैं 12 इंटू 10 की पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। चेंज इन टेम्परेचर θ2 माइनस θ1 which is 40 minus 20 is equal to 20. Initial time period, initial दिन के अंदर, तो t is equal to 24 into 60 into 60, ये हो जाएगा 86400 सेकेंड, जो घड़ी पूरे दिन भर में चलती है। अब चेंज इन टाइम पीरियड, चेंज इन टाइम पीरियड यानी डेल्टा टी, तो डेल्टा टी का मतलब है हाफ टी अल्फा डेल्टा थीटा, पीछे फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसी का इस्तेमाल किया है। अब लिख दीजिए हाफ टी का मतलब हो गया 86400, अल्फा हो गया 12 इंटू 10 की पावर -6 बेटा, और डेल्टा थीटा हो गया यहां से 20। अब इसको कैलकुलेट कर डालिए तो वैल्यू आ जाएगी 10368 इंटू 10 की पावर -3, या इसको लिख सकते हैं 10.3 सेकेंड। तो एक सेकेंड में, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे लेंथ बढ़ती है तो स्लो डाउन कर जाएगी, तो ये स्लो डाउन कर जाएगी, तो ये टाइम हमारा धीरे चलेगी, ये कहानी हो जाएगी। क्लॉक विल स्लो डाउन। ठीक, तो ये इतने सेकंड को नहीं पकड़ पाएगी, इतना सेकंड लेट हो जाएगी, धीरे चल रही है। तो मैं हटता हूं, इसको नोट कर लें आप, फिर आगे की बातचीत करते हैं। अगला सवाल भी इसी पर बेस्ड है, उसको भी हम लोग लेते हैं, मेरे ख्याल से नोट कर चुके होंगे। एक कदम और आगे बढ़ा लेते हैं, अगली बातचीत पर आ गए। इसी न्यूमेरिकल को सेकंड्स पेंडुलम, वो पेंडुलम क्लॉक जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, तो इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, ये हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। स्टील वायर से, द क्लॉक इज कैलिब्रेटेड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, हाउ मच टाइम डज द क्लॉक लॉस और गेन इन 1 वीक, एक हफ्ते में, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्फा दे रखा है। तो हम डेल्टा टी जब निकालेंगे तो हमको पता है हाफ टी अल्फा डेल्टा थीटा होता है, तो यहां वैल्यू लिखें तो हाफ लिखें, टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, अल्फा है 1.2 इंटू 10 की पावर -5, और डेल्टा थीटा है 20 से 30, यानी 30 - 20। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1.2 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड। नया टाइम पीरियड क्या हो गया? न्यू टाइम पीरियड टी डैश इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी, 2 प्लस जितना ये हुआ है 1.2 इंटू 10 की पावर -4, मतलब 2.00012 सेकेंड बेटा। टाइम लॉस्ट कितना रहा इन 1 वीक? टाइम लॉस्ट इन 1 वीक डेल्टा टी, उसकी वैल्यू हो गई डेल्टा टी अपॉन टी डैश इंटू टी। डेल्टा टी का मतलब था 1.2 इंटू 10 की पावर -4। टी डैश की बात करें तो नया टाइम पीरियड क्या मिल गया है? 2.00012 सेकेंड, और टी का मतलब है 27, एक हफ्ते की बात थी,
7 इंटू 24 इंटू 3600, ये जितने टाइम में, ये वो टाइम है, समय है जितने समय में चेंज होएगा। तो एक हफ्ते का मामला है, तो एक हफ्ते का मतलब 24 घंटे, 60 इंटू 60 सेकेंड एक दिन में, और 7 दिन उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये था नया वाला डेल्टा टी, और टी डैश का मतलब है जो उसका नया टाइम पीरियड हुआ है। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 36.28 सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया बेटा कि एक हफ्ते में ये कहानी 36.28 सेकेंड का मामला हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें, टाइम लॉस्ट इन 1 वीक। इसको नोट कीजिए। अगली बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल ऑल लेते हैं, तो इसको आप नोट कर पाए होंगे, मेरे ख्याल से 2-4 सेकेंड हो गए होंगे। आगे थोड़ा इसको ऊपर कर दूं, नोट करते बना होगा आपको। और अगले न्यूमेरिकल को पकड़ते हैं हम लोग। तो यहां देखिए लिखा है, एन एल्यूमिनियम सिलेंडर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग with a cross section area 20 centimeter square is to be used as a spacer between two steel walls at 17.2 degree centigrade. It just slips in between the walls. ये देखिए ऐसे हैं दो वॉल, और इसके बीच कुछ ऐसे लगाया गया है ये, और इसका क्रॉस सेक्शन जो एरिया है उसकी वैल्यू भी इन्होंने दी है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। दस सेंटीमीटर लॉन्ग है ये, ठीक है। When it warms 22.3 डिग्री, जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये खींचेगा ऐसे। कैलकुलेट द स्ट्रेस इन द सिलेंडर एंड द टोटल फोर्स it exerts on each rigid support on wall, each wall, assuming that the wall are perfectly rigid and constant distance apart. अल्फा दे रखा है 2.4 इंटू 10 की पावर -5 पर डिग्री। अब यहाँ पे जो यंग मॉडुलस है वो आपको पता होना चाहिए, मतलब इसके लिए एल्युमिनियम का, तो फॉर एल्यूमिनियम, या ये देगा सवाल में, इतना याद कहाँ कर पाएंगे, इसमें नहीं लिखा है, 7 इंटू 10 की पावर 10 पास्कल। सॉरी, अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा दे रखा है, इसको दोबारा नहीं लिखते हैं। चेंज इन टेम्परेचर 22.3 से 17.2 का डिफरेंस 5.1 केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस और केल्विन का डिफरेंस एक ही होता है, तो घबराना मत, डिफरेंस बराबर ही आता है। एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर 20 इंटू, थोड़ा गला खराब है इसलिए खांसी बीच बीच में आ जा रही है, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। इसलिए स्ट्रेस की बात करते बेटा, वो जाएगा F/A, यही स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, Y इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 इंटू 10 पावर 10 2.4 इंटू 10 की पावर -5 डेल्टा टी मतलब 5.1 केल्विन या 5.1। इसकी वैल्यू हो गई कितनी, 8.6 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल। एक आंसर तो ये आ गया। साथ में फोर्स पूछा है, तो जो फोर्स F होगा वो होगा स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो यहां पर ये रहा आपका स्ट्रेस 8.6 इंटू 10 की पावर 6, और एरिया क्या है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी मीटर में चेंज कर लिया, और 1.7
इंटू 10⁴ न्यूटन दूसरा आंसर आ गया है। इस तरह से आप ये सवाल कर पाएंगे। इसको नोट करिए, अगली चर्चा जारी रखते हैं हम लोग अभी। ठीक है, तो ये सॉलिड्स के एक्सपेंशन की चर्चा रही। अब आगे बात करते हैं हम लोग बेटा थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। अब लिक्विड का थर्मल एक्सपेंशन जैसे बात किया था कि लिक्विड डू नॉट हैव लीनियर एंड सुपरफिशियल एक्सपेंशन, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इसके अंदर होता है। तो और इसमें लिक्विड वाले में होता क्या है कि लिक्विड को नॉर्मली आप एक बर्तन में रख के गर्म करते हो, जिसे आप वेसल कह सकते हो। ये मान लो फ्लेम है, ये कोई फ्लेम निकालने वाला बर्नर है, इसके अंदर लिक्विड आपने रखा है ऐसे। तो क्या होता है, ये एक ग्लास वेसल कह दीजिए, वॉल्यूम ऑफ ग्लास, और ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो पहले क्या होता है, जब आप गर्म करते हो, जो इसका बर्तन है, वेसल है जिसमें ये लिक्विड रखा है, वो एक्सपैंड करेगा पहले। तो लिक्विड का लेवल गिर जाता है शुरू में क्योंकि बर्तन एक्सपैंड कर गया है। फिर और उसको टेम्परेचर देते हो, गर्म करते हो, तो लिक्विड का जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है गामा, वो आपके बर्तन के एक्सपेंशन से ज्यादा होता है। उसके बाद तेजी से वॉल्यूम लिक्विड का बढ़ने लगता है और उसका स्तर हमें लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देता है। शुरू में गिरेगा फिर बढ़ेगा, यही बात यहां लिखी गई है। और इसी बेसिस पे दो तरह के एक्सपेंशन हमारे पास आते हैं, अभी हम देखेंगे। एक होता है रियल या अपरेंट या रियल। तो रियल एक्सपेंशन क्या है, जो एक्चुअली लिक्विड में बढ़ोतरी हो रही है। और आपका दूसरा होता है अपरेंट, कि वेसल के साथ उसको ले लेते हैं। भाई वेसल भी बढ़ी, वॉल्यूम भी बढ़ा, फिर कितना हो रहा है, यानी ये दोनों बातें यहां पे आप कंफ्यूज ना हो इन बातों से। ये देखिए यहां पे मेंशन है। तो कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन गामा आर, रियल और अपेरेंट क्यों कह रहे हैं? रियल का मतलब है एक्चुअल लिक्विड में जो बढ़ोतरी हो रही है, और हम जब बात करेंगे अपेरेंट की तो बर्तन सहित बात कर लेंगे, क्योंकि बर्तन भी फैलेगा ना वॉल्यूमेट्रिक, तो उसके हिसाब से थोड़ा वॉल्यूम कम बढ़ पाएगा उस समय। भाई बर्तन भी फैल गया ना, 1 लीटर का बर्तन 1.1 लीटर का हो गया है, तो वो एक्सपेंशन भी तो खा गया कुछ। इसलिए अब जो हम देख रहे होंगे लिक्विड में एक्सपेंशन, वो उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। कितना होगा फिर? खुद का एक्सपेंशन प्लस जो बर्तन का एक्सपेंशन है ठीक। तो कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन गामा आर, विच इज रियल है आर मतलब, विच इज ड्यू टू द एक्चुअल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ड्यू टू हीटिंग। अगली बात जो मैंने बताई कि अपरेंट या रियल, तो कोफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन which is apparent increase in the volume of the liquid, expansion of the vessel containing the liquid also expands। आप समझ गए ना, बर्तन को भी उसकी एक्सपेंशन को भी अकाउंट में ले लिया है। तो उस समय आपका गामा ए अपरेंट एक्सपेंशन कितना होगा? ऑब्जर्व और अपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। और रियल कितना हो रहा होगा? गामा आर रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये क्या है? डेल्टा वी है, रियल इंक्रीज वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये देखिए क्या है, इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये कुछ फॉर्मूला टाइप बन रहा है ना। और यहां पर देखिए जो रियल एक्सपेंशन की बात चल रही है वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी गामा ए जो अपरेंट था प्लस जो वेसल थी। ये वेसल है या ग्लास के लिखने का मतलब फॉर वेसल। अच्छा यहां लिखा भी तो था गामा जी एक्सपेंशन ऑफ वेसल। तो मैंने बताया कि आप जो अपरेंट देखेंगे उसमें अगर ग्लास का भी उसके वेसल का भी जोड़ देंगे तो रियल निकल के आ जाएगा। ये बात आप पकड़ पाए, इसको पकड़िए। और इसी पे सवाल थोड़े बन जाते हैं कभी कभी। खैर एक कदम आगे बढ़ाते हैं। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये तो क्लास शायद 11th में बड़ी अच्छी तरह पढ़ा होगा। ये यही बात थी कि नॉर्मली हम जब पानी को या किसी भी मटेरियल को गर्म करते हैं तो एक्सपैंड होता है वॉल्यूम, लेकिन वाटर में क्या होता है 0 से 4 डिग्री के बीच में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं 0 से 4 ले जाते हैं तो वहां पर वॉल्यूम बढ़ने की जगह घट जाता है। 4 डिग्री पर मिनिमम वॉल्यूम मिलता है और मैक्सिमम डेंसिटी मिलती है। ये एनालॉमस बिहेवियर ऑफ वाटर है और ये हमारे नेचर के लिए बहुत कीमती है। वरना तो आपने पढ़ा होगा कि जो झील विल होती है, वहां पर नदी होती है, वो तो मछलियां सारी मर जाएंगी, पेड़ पौधे नीचे मर जाएंगे जो सी के
फ्लोरा और फौना है ना। क्योंकि मछली अगर आप बर्फ में जमा देंगे तो भूख से मर जाएगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में, 4 में नहीं मरेगी, 8 दिन में मर जाएगी। तो होता क्या है कि जब बर्फ जमती है तो बर्फ ऊपर जम जाती है लेकिन नीचे पानी बह रहा होता है। इसी बिहेवियर के एनालॉगस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से, और इस वजह से काम बन जाता है, नीचे मछलियां तैरती रहती हैं। और कई लोग तो ऊपर क्रिकेट खेलते हैं, डल झील जब जमती है तो लोग क्रिकेट खेलने लगते हैं, ऊपर नीचे मछलियां रहती हैं। सोचिए, मछलियां नहीं जमती, बच जाता, क्योंकि जो आइस बनता है ऊपर वो आइस हीट का नॉन कंडक्टर रहता है, तो जो ठंडक है वो नीचे नहीं पहुंच पाती। और उसको पूरा समझाएंगे तो मजा बहुत आएगा, लेकिन आपका टाइम लेगा, समझ रहे हैं। तो 0 डिग्री, ये देखिए 4 डिग्री पर क्या होता है, जैसे थोड़ा बात करते हैं, 1 मिनट, मजा आ रहा है, आप भी समझो। जैसे ये झील या नदी है, रिवर समझ लो, चलो ना, और यहां टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का बहुत ठंडक पड़ने लगी, 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया एटमॉस्फेयर। भाई कहीं ठंडक पड़ेगी तभी तो बर्फ जमेगा, तो ये जो नदी का टॉप लेवल है उसमें 5 डिग्री के बराबर हो जाएगा और जमने लगेगा। तो 5 डिग्री जब होगा तो ऊपर वाले पानी का डेंसिटी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा। तो ये पानी नीचे आ जाएगा, ये लेयर नीचे जाएगी, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, फिर वो 5 डिग्री तक चलता रहेगा कहानी। ऐसे ऐसे ठंडक पूरे में फैलेगी। लेकिन एक जगह जब ये 4 डिग्री पहुंचेगा, ये देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड, उस समय डेंसिटी इसकी मैक्सिमम है। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर बेटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा टॉप लेवल का, घटते घटते, मान लीजिए 25 डिग्री से घट रहा था, 4 डिग्री आएगा तो इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। ये पानी यहां रुक जाएगा, नीचे बैठेगा, और ये पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब बाकी 4 डिग्री से और जो टॉप वाला पानी और कम का होगा, लेकिन उसकी डेंसिटी इससे कम नहीं होगी, तो वो ऊपर ही रह जाएगा, डूब नहीं पाएगा। डूबने के लिए डेंसिटी ऑफ वाटर से डेंसिटी ऑफ आइस जो भी बन रहा है कम होनी चाहिए पानी की, वो जम जाएगा। तो यहां जम जाएगी बर्फ, क्योंकि ये पानी नीचे नहीं आ पाया, तो यहां जम गई, और ये अंदर का पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मस्त पानी बह रहा है। और अपना जो मछली है या पेड़ पौधे हैं समुद्र के जो भी है जहां के, वो अपना तंदुरुस्त है। तो ये ईश्वर की कृपा है। अगर ऐसा ना होता तो पानी के अंदर का जो लाइफ है, एक्वाटिक लाइफ, वो खत्म हो जाता, ठंडक में सब जम जाता। मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे क्या लॉजिक इसमें हमने घसीटा यहां से, कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी सबसे ज्यादा, तो जैसे ही घटते घटते 4 डिग्री सेंटीग्रेड आया, ये पानी की डेंसिटी ज्यादा हुई, जिससे ये सिंक कर गया पानी, और उसके फर्दर ये टेम्परेचर तो घटा ही रहा है। अब ऊपर का टेम्परेचर घटते घटते क्या हुआ, 4 से और कम हुआ, 3 2 1 0 माइनस, ऊपर का फंसा है तो जमता चला गया। लेकिन 4 डिग्री पर डेंसिटी इज मैक्सिमम, इसलिए वो नीचे पानी पे रहा। खैर आप समझ गए होंगे, थोड़ा ध्यान दिए होंगे। तो खैर ये बता दिया आपको, ये यही बिहेवियर होता है एनोमलस बिहेवियर। एनोमलस का मतलब होता है अजीब टाइप का बिहेवियर। तो ये अजीब टाइप का बिहेवियर हमारे समुद्री लाइफ के लिए बहुत मजेदार है। मजेदार नहीं, बहुत जरूरी है। इसको हल्के में मुझे नहीं कहना चाहिए मजेदार है, ये काफी अच्छी बात है, भगवान की कृपा है। तो ये देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी इज मैक्सिमम, है ना, और वॉल्यूम इज मिनिमम। यही बात आप समझ गए होंगे, काफी मैंने यहां जिक्र आपसे कर दिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, और शायद इसी पे न्यूमेरिकल होगा, उसको करने की कोशिश करेंगे। ए नॉन कंडक्टिंग बॉडी फ्लोट्स इन ए लिक्विड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड विथ 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्स्ड इन लिक्विड। तो 1/3 इसका वॉल्यूम का ये डूबा हुआ था, इमर्स्ड। When liquid temperature is increased, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हालचाल थे इसके, फिर टेम्परेचर को 105 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया है आपने। तो वॉल्यूम का क्या हुआ है, 1/2 ऑफ द बॉडीज वॉल्यूम इज इमर्स्ड, 1/2 जो वॉल्यूम है ये इमर्स कर गया, इतना डूब गया। टेम्परेचर बढ़ा देंगे, डूब गया, डेंसिटी वाटर की कम हुई, ये डुबकी मार गया और नीचे। देन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड नेग्लेक्टिंग द एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, बात समझ में आई। अब ये रियल एक्सपेंशन की बात करेंगे हम लोग।
ये आर है, ये गामा है, तो क्या लिखोगे V2 माइनस V1 अपॉन V1 T2 माइनस T1। ये कहां से है? यही तो फॉर्मूला पढ़ा था, ये जो लिख रहे हैं हम लोग, ये जो लिख के दिखा दिया था। ये डेल्टा V का मतलब V2 माइनस V1, ये V, और डेल्टा T का मतलब T2 माइनस T1। यही यहां लिखा है, घबरा मत जाना। खैर, तो यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। ये देखिए V2 माइनस V1 का मतलब है हाफ V माइनस 1/3V, और T2 माइनस T1 निकाल लेते हैं, सीधे वैल्यू डाल लीजिए, या लिख ही देते हैं, एक स्टेप तो लिखना ही पड़ेगा अभी। तो V1 का वैल्यू हो गई, V1 यहां के लिए 1/3V थी, और ये वैल्यू रही कहां से कहां तक? 105 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड या क्या है, ठीक है। अभी देखिए V सब में कॉमन है, कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगी 1/2 माइनस 1/3, तो 1/2 माइनस 1/3 अपॉन ये रहा 1/3, और यहां रहा 80। 6 LCM आ जाएगा, 3 माइनस 2 तो 1/6 बचेगा, और ये 1/3 है इंटू 80 है, तो ये 1/2 यानी इंटू 80 आता हुआ दिख रहा है। तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी? 1/160, और इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी, गामा आर की बात करें तो 62.5 इंटू 10⁻⁻4 डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से इसको करेंगे, नोट कर सकते हैं। अगला एक सवाल और बनाते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर बातचीत आगे करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन को पकड़ते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ ए लिक्विड व्हेन डिटरमाइंड यूजिंग टू डिफरेंट वेसल्स, वेसल ए और वेसल बी, इनका गामा 1 है, इनका गामा 2 है respectively. If the coefficient of linear expansion of the vessel A is alpha, find the coefficient of linear expansion of the vessel B. तो देखिए गामा रियल की जो वैल्यू होती है वो गामा अपरेंट प्लस गामा ऑफ द वेसल। गामा वेसल जो है वो 3 अल्फा। फॉर वेसल ए गामा रियल कितना हो जाएगा? गामा 1 प्लस 3 अल्फा ए, और फॉर वेसल बी गामा रियल इज इक्वल टू गामा 2 प्लस 3 अल्फा बी। ये वेसल का 3 अल्फा ना, तो ए के लिए अल्फा है, इसके लिए अल्फा बी। ये फॉर्मूला अपरेंट लगाया और ये वेसल का लगाया, समझ पा रहे होंगे, और ये रियल का लग गया। अब हम देख रहे हैं हेंस हमारा दोनों रियल तो सेम ही होगा, इसलिए फ्रॉम 1 to लिख देना चाहिए। तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों चीजें, यानी गामा 1 प्लस 3 अल्फा ए इज इक्वल टू गामा 2 प्लस 3 अल्फा बी हमारा आ गया। तो अल्फा बी क्या आएगा यहां से, अगर वैल्यू रखना चाहें तो अल्फा बी की वैल्यू आ गई गामा 1 माइनस गामा 2 अपॉन 3 प्लस अल्फा ए। ये आपका आंसर आ गया। अल्फा बी कितना होगा इसको आप देख लीजिए और समझ लीजिए, जैसे कि आप बिल्कुल अच्छे से पकड़ पाए। चलिए मैं हट जाता हूं, इसको आप नोट करेंगे। फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैसेस की बात कर लेते हैं। सॉलिड की हो गई, लिक्विड की हो गई, गैसेस के ऊपर भी थोड़ा प्रभाव क्या पड़ने वाला है इसका भी जिक्र कर लेते हैं। तो वॉल्यूम में देखिए क्या होता है, जब आप हीट अप करते हैं तो वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाता है। जैसे ही रिलेशन ये पकड़ लीजिए आप, V इज इक्वल टू V0 1 प्लस गामा वॉल्यूम इंटू डेल्टा टी। प्रेशर के लिए भी प्रेशर भी बढ़ जाएगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर के लिए भी फॉर्मूला ये ध्यान रखें, P इज इक्वल टू P0 1 प्लस गामा P इंटू डेल्टा टी। अब डेंसिटी के लिए मामला अलग होता है।
डेंसिटी घट जाती है, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो अगर आप वर्किंग करेंगे तो ये फॉर्मूला निकलेगा। ये किसके लिए? डेंसिटी के लिए। ये हमें ध्यान में रखना है। देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पर माइनस है, डेंसिटी घट रही है, रो डैश नई डेंसिटी रो ओरिजिनल 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी घटेगी, वॉल्यूम और प्रेशर तो बढ़ ही रहा है। तो सवालों में जब डेंसिटी का जिक्र हो तो इसका फॉर्मूला लगावेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं अगली कहानी। एक न्यूमेरिकल फिर बनाते हैं। ए वर्टिकल कॉलम हुज डेंसिटी इज 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसको लिख दीजिए रो1 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लॉन्ग एट 50 वर्टिकल कॉलम अच्छा लॉन्ग है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बैलेंसेस अनदर कॉलम ऑफ सेम लिक्विड। तो सेम लिक्विड है तो गामा 1, ये केवल रो लिख देते हैं। सेम लिक्विड है हुज डेंसिटी इज, अब इसकी जो डेंसिटी है लिखना ही पड़ेगा रो1 रो2 या रो डैश कर देते हैं, 60 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जो हाइट है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। इसकी हाइट दोनों बैलेंस एक दूसरे को कर लेते हैं इस समय। तो हम जानते हैं कि जो रो डैश होता है वो होता है रो1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी। यहां रो डैश निकाल सकते हैं कि नया वाला डेंसिटी क्या रूप रंग पकड़ा होगा। तो ये दिस इज 60, दिस इज 50 और गामा हमको निकालना है और डेल्टा टी का मतलब है 100 माइनस 50। तो 1 माइनस 50 गामा इज इक्वल टू 60 अपॉन 50 विच इज 6/5। तो 50 गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 6/5, माइनस में आ गया -1/5। तो गामा की वैल्यू क्या होगी? -1/50, नीचे गया 250, यानी माइनस में आ रहा है 0.005 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको गामा मिल गया, यही बोला है शायद। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। तो ये आपको कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट एक्सपेंशन ये निकल के आ गया। दिस इज योर आंसर, लिख दिया मैंने। इसको इस तरीके से कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। और अब आपके लिए समय आ गया है 3 क्वेश्चन चैलेंज का। तो मैं आपके सामने इसको रखता हूं। मेरे ख्याल से इतनी देर में आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं एक कदम आगे। और ये देखिए 3 क्वेश्चन चैलेंज। यहां पर मैंने चैप्टर और पार्ट लिखा है, जैसे जब मुझे आंसर करना हो तो आप मुझसे पूछ सकें कि चैप्टर 14 का पार्ट 1 का चैलेंज के आंसर विथ एक्सप्लेनेशन क्या है। तो वो पोस्ट योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन एंड फॉर आंसर्स ज्वाइन अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर मिल जाएंगे। लेकिन पहले आप इसको, आज के लेक्चर को आपने पूरा देखा होगा तभी यहां पहुंचे हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 3 क्वेश्चन आए हैं उनको आप जरूर कर लेंगे, है ना। और कहीं भूल चूक हो तो फिर से वीडियो को उस पॉइंट पर देख के आगे बढ़ जाइएगा, मतलब कर लीजिएगा, सवाल करिएगा जरूर। ये पहला चैलेंज है, क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, इट विल टेक सम टाइम, आप ध्यान से देख सकते हैं। मैं 5 सेकंड हट जाता हूं, 5 सेकंड का वक्त दूंगा, आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो मैं हट जाता हूं और 5 सेकंड, 1 2 3 5 सेकंड देख लेता हूं अंदाजे के तौर पर। 5 सेकंड मेरे ख्याल से हो गए होंगे अब। तो ये पहला चैलेंज था। दूसरे चैलेंज की बात करते हैं हम लोग। ये रहा आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन। मैं फिर हटता हूं, इसको रीड आउट कीजिए, पॉज कीजिए, 5 सेकंड के लिए मैं रुक जाता हूं और 5 सेकंड बाद मैं तीसरा क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। तो 5 सेकंड मेरे ख्याल से हो गए होंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने देखा और कमेंट कर रहे, लगा के कमेंट करेंगे। ये रहा आज का फाइनल क्वेश्चन और मैं फिर हटता हूं 5 सेकंड के लिए बेटा। तो देखते हैं हम लोग कि इसको पॉज कर लीजिए और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। मेरे ख्याल से 5 सेकंड हो गए होंगे। उम्मीद है कि आप इनका सही जवाब देंगे और मेडिकल एंट्रेंस या नीट में अपने सिलेक्शन को पक्का करेंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि
आपको फिजिक्स आसान भाषा में समझ में आए, वीडियो लेक्चर देखने के बाद न्यूमेरिकल्स निकलने शुरू हो जाएं, तो झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। ये जीरो से हीरो का मामला है। अगर आपको ज्यादा कुछ भी नहीं आता तो भी ये सारी भाषा आपको समझ में आएगी, ये आसान है। इसमें सारा मटेरियल उपलब्ध है, इसके बाहर से कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं, इतना ही काफी है। आप परेशान बिल्कुल ना हो। और ये क्वालिटी कंटेंट है, कोटा में भी पढ़ रहे होंगे तो ये उससे मैच करता है कई जगह, और सरल करके मैं आपको बताऊंगा। और किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे हो, यहां से कंपेयर करेंगे तो ये एक्सप्लेनेशन ज्यादा अच्छा और सरल लगेगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।